धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसका आपको काफी बेसब्री से इंतजार रहता है और जिसमें हम देश, दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी कुछ खास खबरों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे साथ रोजाना जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी अपना बेशकीमती वक्त निकालकर, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर है और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। ताबड़तोड़ अंदाज में, क्योंकि आपका एक प्रेशर मुझ पे रहता है कि वक्त कम लगे, खबरें ज्यादा चली जाएं, तो ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों की शुरुआत कर देता हूं। निज्जर की हत्या को 1 साल पूरा होने पर कनाडा की संसद में क्या ड्रामा किया गया है? देखिए, मजाक तो है ही है। आप निज्जर की हत्या में यदि शोक सभा करते हैं या 1 मिनट का ही शोक करते हैं, तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? ठीक है, वो आपका नागरिक बन चुका था, वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, लेकिन आप जबरदस्ती उसको पंगा ले रहे हैं। यदि भारत ने किया है तो आप उसके डिप्लोमेटिक तरीके से या इंटरनेशनल लॉ के तरीके से आप लड़ाई करें, आप उसको देखें कि किस तरह से उसको रोक सकते हैं। लेकिन आप अपनी सार्वभौमिकता इस तरीके से दिखाना चाहते हैं, वो गलत है। और दूसरी तरफ गलत हमारी तरफ से कि हमने उस पर जो हमारा जहाज, जिसका 39th एनिवर्सरी होने जा रहा है 23 जून को, जिसमें 268 पूरे कनाडा के भी सिटीजन मारे गए थे और हमारे 24, कुल मिला के 329 लोग मारे गए थे, और उसको खालिस्तानियों ने मार गिराया था जब वहां से टेक ऑफ करके लंदन जा रहा था। तो यह सब मतलब देखिए, वहां के जो सरकार है अपनी जनता को मूर्ख बना रही है, हमारी सरकार हमें मूर्ख बना रही है। इस तरह की बरसी मनाने सब क्या कर रहे हैं? आतंकवाद का आधार कहां है, उसको आप क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? आप बेरोजगारी खत्म करके तो देखिए आतंकवाद कहां रहता है। जो आप सफल नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, और इस तरह का मजाक कर रहे हैं कि दिवाली के दिन में इधर से रॉकेट उसने मारा, इधर से रॉकेट आपने कर दिया, उसने फुलझड़ी जा रहा, आपने चरखी चला दी। यह सब मजाक, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जी, क्या ये जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी है, क्योंकि वहां पर एक गठबंधन वो सरकार चला रहे हैं और उनके जो सहयोगी हैं वो जो है इन निज्जर टाइप के लोगों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और लोकल में वहां की जनता को दिखाकर जस्टिन ट्रूडो वोट भी हासिल करना चाहते हैं? लोकल पॉलिटिक्स भी इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल है, दोनों है। एक तरफ तो जहां पंजाब से गए हुए लोगों की संख्या भारी संख्या में है, उनके डिफेंस मिनिस्टर भी हमारे भूतपूर्व पंजाब के कहें या पंजाब से जो वहां गए हैं वो है। एक तरफ तो ये आता है, और दूसरी तरफ जब एक भंडा फूटा ये निज्जर की हत्या का कि उसमें भारत का हाथ है, तो बड़ी बेइज्जती की बात उनको लगी कि भारत जैसा देश भला यह कैसे कर सकता। सच्चाई जो भी हो, और इसलिए अपनी जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सार्वभौमिकता का क्या मतलब है। लेकिन वास्तव में यदि चाहते हैं सार्वभौमिकता को, तो वह यूक्रेन में क्यों वहां पे कर रहे हैं? वह इजराइल को क्यों मदद दे रहे हैं? वहां तो रोके, वहां भी तो वही काम कर रहे हैं जो भारत आपके यहाँ एक बंदा किया, आप वहां सैकड़ों लोगों को मरवा रहे हैं। जी, गाय और मंदिर के नाम पर सिंगापुर की महिला ने भारतीयों को बड़ा मोटा चूना लगा दिया है सर। यह भी अजीब मजाक है। अपने आप को वो कहती हैं कि मैं भगवान की दूत हूं, और हालांकि है चीनी मूल की, वो भारत की नहीं है। और उन्होंने इस तरह का संस्था बनाया, मतलब 10 वर्ष अधिक बनाया, और कहने का मतलब था कि तुम हमें पैसा दोगे, हमारे संस्था के सदस्य बनो, तो वह पैसा इंडिया में भेजा जाएगा, जिससे गाय खरीद सकते हैं, गायों की देखभाल करेंगे, मंदिर बनाए जाएंगे, स्कूल बनाए जाएंगे। और साथ साथ इस तरह का भी नियम उन्होंने कहा कि पूरे अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं करते हमारे सदस्य बन के, चूंकि कहीं से भी मन में यह हादसा ना हो, डर ना हो कि हम कितना प्रतिशत डोनेशन दे सके, तब पनिशमेंट मिलेगा। वह पनिशमेंट भी अजीब, वो गरीब है, दांत भी तोड़े जा सकते हैं, तुमको पखाना खाना पड़ेगा। अब इस हद की अजीबो गरीब मतलब बेहुदापन है। और लोग ही देखिए बेचारे इस तरह के डरपोक, इस तरह के वो बन गए हैं धर्म के नाम पर कि इस तरह की हरकत करने के लिए तैयार है। जी, तो क्या वाकई में उन्होंने 700 अरब डॉलर इकट्ठा कर लिए, लूट लिए, ठग लिए? सिंगापुर के कोर्ट ने तो यही पाया। जब वहां के पुलिस प्रशासन ने जब यह चीज पाया और कोर्ट में गई और खोज हुआ, तो उन्होंने पाया कि सही में ठग लिया। बल्कि अपने जो भक्त थे उनसे अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदवाती थी, महलें बनवाती थी, और सबका सुख खुद लेती थी। जो भी मतलब हमारे यहाँ जो नेता हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, वो भी भगवान होने का दावा कर रहे हैं। क्या इस खबर के सामने आने के बाद सिंगापुर की इस भगवान महिला की हालत देखने के बाद लोग कुछ सबक लेंगे? लेकिन इन तथाकथित गॉड और गॉड्समैन, यानी
भगवान और उनके जो डायरेक्ट मतलब प्रतिनिधि है जिस रूप में आए, वो पंडित हो, मुल्ले हो या जो भी हो, है ना, ये लोग जो हैं जरूरी हैं पूंजीवाद के लिए। जिस दिन पूंजीवाद खत्म हो जाए उस दिन इनका जो आधार है धर्म का जो चल रहा है, धंधा है, वह रातों रात गायब हो जाएगा। मन से तो खैर टाइम लगेगा, शिक्षा की जरूरत पड़ेगी लोगों को, लेकिन ये लोग गायब हो जाएंगे। इनके द्वारा हम अपनी धंधा नहीं चलाएंगे, ना ही अपनी सत्ता चलाएंगे। जी नहीं, धर्म वाले मामले में थोड़ा क्लियर कीजिए, क्योंकि धर्म तो ये कहता है कम कमाओ, कम खर्च करो, कम बर्बादी करो, तो धर्म का पूंजीवाद से क्या लेना देना? आज जनता के बारे में आज की सरकार जितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है, सबका साथ सबका विकास, है ना, सबको 15 लाख, सबको रोजगार, सबको घर, क्या लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, तो नारे तो बहुत हैं, सब अच्छी बातें कर रहे हैं, कौन बुरी बात कर रहा है? लेकिन वास्तव में कर क्या रहे हैं ये लोग? आधार उस पे हमें देखना चाहिए कि इनकी मंशा क्या है। जितने भी हत्यारे हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं, वह सब तो यही कहते हैं कि वो भगवान के लिए काम कर, अच्छी काम कर रहे हैं। वो थोड़ी कर रहे हैं कि मैं तुम्हें लूट के मस्ती कर रहा हूं, या वैसे टेररिस्ट जो वास्तव में मूर्ख बन के अंधविश्वास के तहत ये काम कर रहे हैं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा या परी मिलेगी या जो भी मिलेगी अप्सरा मिलेगी, वो मूर्खतावश कर रहे हैं या धंधा कर रहे हैं। जी चलिए अब अगले अपडेट का जिक्र कर लेते हैं। नैन्सी पेलोसी, अमेरिका की पूर्व स्पीकर, इस बार भारत फिर आ रही हैं, लेकिन अब जा रही है हिमाचल प्रदेश। क्या करेंगे वहां पे वो सर? नैन्सी पेलोसी का बड़ा नाम है, मतलब आवाज लगाने में, उठाने में, चिल्लाने में। ताइवान भी पहुंची थी चीन के बहुत धमकी देने के बाद भी कि हम कार्रवाई करेंगे, वहां की स्पीकर रही है। अभी आ रही है दलाई लामा से मिलने, और तथाकथित दलाई लामा पता नहीं शायद 12, 14, 15 वर्ष के थे, तो वहां से उनको चीन से लाया गया था, बिठाया गया, थोड़े बड़े हो गए हैं। मुख्य रूप से धर्म चलाने के लिए, धंधा चलाने के लिए या स्टेट चलाने के लिए। बाइडेन ट्रम्प की बात हम बार बार करते हैं। ब्रिटेन में जाएं तो सुनाक और उनके जो विपक्षी हैं, नाम फिर दिमाग से, स्टारमर, तो ये जितने लोग हैं या हमारे देश में जो चला रहे हैं सरकार, विपक्षी लोग हैं, ये लोग कितने शिक्षित, कितने पढ़े लिखे लोग, कितने वैज्ञानिक तरीके से सोचने वाले, हम सबको पता है। एक वहां प्रतिमा बिठा दो, किसी चीज का बिठा दो, किसी पेड़ का बिठा दो, किसी प्लैनेट का बिठा दो, जनता को शुरू से ही वही चीज पढ़ाओ कि यही तुम्हारे मालिक है। और अभी आज से 100 वर्ष पहले राजा का बेटा राजा होता था, चाहे वो अपंग हो या दिमाग के कुंठित हो, उसको बिठा देना है बस, और पूंजी का बढ़ते जाना है। पूंजी असल में भगवान जो है वह पूंजी है, चाहे जिस रूप में हो। हम जब तक उस भगवान का खात्मा नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे आकर दलाई लामा से क्या पूंजी हासिल करना चाहते हैं और तिब्बत को लेके क्या तोहफा दे देंगे? तिब्बत को लेकर कुछ तोहफा नहीं देंगी। दलाई लामा, उनके जितने भी साथी सहयोगी हैं, कुछ न कुछ मात्रा में उनको पैसा, अभी अमेरिकी सीनेट हमेशा उनको अप्रूव करता है, हर साल पैसे देता है ऐसे लोगों को। तो फिर बहुत समय हो गया था इनकी आपसी बातचीत करने के लिए कि भाई कुछ कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे जेलेंस्की बार बार दिखाते कि हम जीत रहे हैं और शस्त्र दो, वैसे ही तुम यहाँ चीन के खिलाफ क्या कर रहे हो, चीन को किस तरह से तोड़ोगे। चीन में जहां तक इन्होंने कोशिश की थी कई जगहों में, जैसे हांगकांग में ये नहीं सफल हुए, तिब्बत में कहीं से भी आवाज नहीं उठ रहा, कुछ समय पहले उठा था, उसी तरह से अन्य जगहों में जहां भी उठा ये लोग करने में असमर्थ रहे। वही घर में जो भी मुसलमानों जो किया नहीं सफल हुए कुछ लोगों को। अब तुम क्या कर सकते हो, क्या प्लान ये बनाएंगे? और ऑफकोर्स चीन ने इसका विरोध किया, जो हमेशा करता रहता है। लेकिन मुख्य मुद्दा है कि चीन में शांति से लोगों को ना रहने दे। जी ठीक है, लेकिन चीन भी गुंडाई तो कम नहीं दिखा रहा है। फिलीपींस वाले कह रहे हैं कि चीनी तटरक्षकों ने समुद्री डाकुओं की तरह तलवार से, भाले से, चाकू से उनके ऊपर हमला कर दिया। पहले चीन का पक्ष यह है कि वहां पर सेकेंड थॉमस शोल, जो एक कहने के लिए टापू है लेकिन टापू नहीं है, फिलीपींस का एक जहाज होता था रीफ में, यानी पानी के बहुत गहरे में नहीं, तटछट मतलब जो कहे तल में, उसमें जाके फंस गया, निकल नहीं पाया। इसका उन्होंने जाकर वहां लगाया, वहां पर एक घर टाइप बना दिया है और कुछ अपने नाविक का सेलर को वहां रखते हैं। धीमे वो हमेशा आते जाते हैं, 70-80 किलोमीटर दूर पर होगा या 100 किलोमीटर दूर पर होगा, जबकि चीन से 200-300 किलोमीटर दूर पे है। लेकिन साउथ चाइनीज सी में आता है, जो चाइना कहना है कि हमारा अधिकार है। और उस जगह का क्लेम केवल यही नहीं बल्कि वियतनाम, ब्रुनेई और ये सब देश भी करते हैं कि हमारा है। और चीन का कहना है कि तुम बार बार जाकर अस्त्र बिठाना चाह रहे हो, तुम टापू बना रहे हो उसको, तुम वहां मिलिट्री बेस बना रहे हो अमेरिका से
के मदद से और हमारे खिलाफ भड़का रहे हो, इसलिए चीन को गुस्सा आ रहा है। तो चीन जो है, जैसे देखिए लेह में, लद्दाख में हुआ, मुक्का घूसा से हमारे 20 या 22 सैनिकों को मारा। वहां भी ये लोग जाके और उनके जहाज पे, जो सप्लाई जहाज कहते हैं, जाके उसके अंदर जाके इन्होंने चाकू से और भाला से करके इन पर आक्रमण किया। एक बुरी तरह गंभीर रूप से घायल भी हुआ, कुछ अन्य घायल हुए। उन्होंने भी अपनी पूरी लड़ाइयाँ लड़ी, कुछ चीनी भी घायल हुआ है। हालांकि चीन का कहना है कि इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। हालांकि रोल निश्चित रूप से है। जो वीडियो आ रहे हैं वो साफ दिखाता है कि दो साइड में बड़े जो तेज स्पीड बोट कहते हैं वो है, आगे से है, फुहारा छोड़ते हैं, हर तरह से कहते हैं कि भाई तुम मत आओ नहीं तो अगली बार हम मार देंगे। ये कार्रवाई चीन कर रहा है। चीन एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और इस तरह की कार्रवाई हरकत हालांकि ओछा नजर आ रहा है, लेकिन चीन बीच-बीच में करते रहा है। जी, चीन तो बदमाशी अब मुझे लग रहा है पुतिन को भी दिखा रहा है। वो उत्तरी कोरिया आए और उन्होंने किंग जोंग उन से थोड़ा समझौता क्या कर लिया, गलबग्गियां क्या कर ली। अमेरिका ही नहीं, चीन को भी हजम नहीं हो रहा है वो सब कुछ। देखिए, जहां तक रशिया नॉर्थ कोरिया की बात है या वियतनाम की भी बात है, जहां पुतिन यहां से पहुंचे हुए हैं, तो इन लोगों का पुराना संबंध रहा है यूएसएसआर के समय से, और इन लोगों का पैक्ट रहा है, एग्रीमेंट रहा है, केवल हवा में नहीं, वास्तव में बड़ा रहा है। और यूएसएसआर के टूटने के बाद से 90-91 के बाद से उसका स्थान रशिया ने कैपिटलिस्ट कंट्री होने के बावजूद लिया है और इनसे व्यापार को भी रखा है, इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन भी रखा है, और इनको जो भी हथियार दूसरे तरीके से मदद देने से हुआ है वह दिया इसने। लेकिन अब चीन इसलिए नाराज हो रहा है क्योंकि साउथ चाइनीज सी के इर्द गिर्द इलाके के जगह है और इनका यदि पावर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं चीन को नजर आ रहा है कि इसकी दादागिरी में कुछ कमी आएगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अपने आप में बड़ा इंडिपेंडेंट है, ना अमेरिका का सुनता है। चीन से उसका वैसे बड़ा अच्छा संबंध है, हाल फिलहाल में कहीं से कोई खोट नहीं है और चीन बड़ा ही मदद किया है। बल्कि शुरुआती दौर में 1960 के आसपास में, कुछ पहले या कुछ बाद में, जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में जबरदस्त लड़ाई हुआ था तो चीनी सैनिक आकर लड़े थे नॉर्थ कोरिया की तरफ से, नहीं तो नॉर्थ कोरिया नहीं बचता क्योंकि अमेरिकी सेना उसमें घुस चुके थे। लेकिन अब चीन को नहीं पसंद आ रहा। चीन कहता है कि मेरा रीजन है, यह मेरा इलाका है, हमारे इलाके में क्यों आ रहे हो। वैसे ही जैसे अमेरिका लैटिन अमेरिकन देशों के बारे में बाकी देशों से कहता है। जी, तो ये वियतनाम जाने की वजह से भी चीन को कोई दिक्कत हो रही है? होगी तो जरूर, क्योंकि वियतनाम भी साउथ चाइनीज सी में क्लेम करता है और यूनाइटेड नेशंस का जो भी लॉ है, वाटर के लिए जो लॉ है, 200 नॉटिकल माइल, तकरीबन 450 किलोमीटर तक का उस क्षेत्र का अपना होता है। हमारा जैसे भारत के 200 नॉटिकल माइल तक, समुद्र में नॉटिकल माइल से मानते हैं, तो 450 किलोमीटर तक हमारा है और दूसरे देश के जहाजों के आने का अधिकार नहीं है। जबकि अमेरिका कहता नहीं, केवल 12 नॉटिकल माइल हम नहीं मानते, अमेरिका की दादागिरी है। लेकिन यह अधिकार यहाँ पे चीन को यदि वियतनाम को देना पड़ा, और वियतनाम चीन में लड़ाई हो चुकी है, पहले सैनिक कार्रवाई हो चुकी है दोनों के बीच में जबरदस्त रूप से, और वियतनाम हारा नहीं था छोटे देश होने के बावजूद। वियतनाम बहुत जबरदस्त लड़ाकू है, इसलिए चीन को निश्चित रूप से नाराजगी होगी इससे। जी, ठीक है, अब कुछ अच्छी खबरों की बात कर लेते हैं। 5 लाख उन महिलाओं के लिए चांदी होने जा रही, मतलब चांदी सोना कट गया अमेरिका में उनके लिए, क्योंकि उनके पति जो हैं उनको नागरिकता देने जा रहे हैं बाइडेन बाबा। पहली बात तो यह है कि 5 लाख, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने विदेशी वहां आकर और अमेरिकी में लड़कियों से शादी की हुई है, और इसलिए अब उन्हें बाइडेन ने अंधता माना कि उनको नागरिकता दे दे। याद होगा हमारे दर्शकों को, कुछ समय पहले, 1-1.5 महीना पहले, जब आबादी पर समस्या आई थी और जब बाइडेन ने भी ट्रंप के रास्ते से रिस्ट्रिक्शन लगाए से मेक्सिको से जो शरणार्थी आए थे, इस 5 लाख में मेक्सिको के भी बहुत सारे शरणार्थी हैं कि मैक्सिमम एक दिन में 2000 से अधिक नहीं आ पाएंगे। और उन्होंने कहा था कि आज जापान में जो समस्या आ रही है, या ऐसे देशों में जो कि, या इजराइल में, जो कि विदेशों से आने वाले शरणार्थियों की इज्जत नहीं करने, आने नहीं देते और अपना यहाँ बढ़ नहीं रहा है, इसलिए समस्या आ रही है। जबकि अमेरिका में फ्लोटिंग आबादी है, हालांकि गोरों की आबादी सबसे अधिक है, लेकिन फिर भी विदेश से जो आते हैं अपने नागरिक बना के, 2 पुष्ट के बाद से देखा जाता है कि वह भाषा ही नहीं बल्कि चाल और तौर तरीके, संस्कृति रूप से पूरे अमेरिकी बन जाते हैं। दुनिया के बाकी देशों के लोगों से घृणा करने लगते हैं, अपने को ऊंचा देखने लगते हैं। तो यहाँ पे बाइडेन ने अंततः इस दबाव के कारण, और खासकर महिलाओं के दबाव के कारण, और चुनाव तो आ ही रहा है, अब 5 लाख तो सोचिए, 5 लाख पत्नियां भी है, 10 लाख वोट तकरीबन, और उनके परिवार के गिर्द के लोग, इतने वोट मिल रहे हैं बाइडेन बाबा को, तो खुश है, उन्होंने ये कानून पास कर दिया। जी,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। साउथ अफ्रीका में रामपोसा फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं, इसे गाजा के संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? जहां तक गाजा की बात है और साउथ अफ्रीका की बात है, पुरानी नीति यानी उनकी विदेश नीति कायम रहेगी। यह अच्छी बात है, प्रशंसनीय है। और रामफोसा से निकल के जो विपक्ष के थे, जिन्होंने इनकी पूर्ण बहुमत में सेंध लगा दी थी 15% लाकर, अब अंततः जाके दोनों मिल गए हैं, दोनों की सरकार बनी है। और वहां की नीति में जहां तक घरेलू नीति है, चूंकि विपक्ष का जो नेता है वह थोड़ा सा वाम की तरफ झुकाव उसका है, और वहां के लोगों को उम्मीद करता हूं कि नौकरियां बढ़ेंगी। हालांकि किसी भी तरह का समाजवादी व्यवस्था की बात नहीं होगी। जी, ऐसा लग रहा था जैसे अजरबैजान और आर्मेनिया में सब कुछ ठीक हो गया है, कुछ गांव इधर उधर दे भी दिए हैं एक दूसरे को, लेकिन अब फ्रांस जो है वो लग रहा है आग लगा रहा है इनके बीच। फ्रांस आर्मेनिया को, जबकि आर्मेनिया कमजोर पड़ गया, उसने बीच वाला जो देश था नागोर्नो कराबाख जो एरिया था वो दे ही चुका था पहले अजरबैजान को, कुछ गांव भी हाल फिलहाल में दे चुका था, जिससे कारण वहां के जो नेता है उनसे बड़े नाराज है वहां के लोग। और आश्चर्य है कभी तक उसको उठा के फेंका नहीं, क्योंकि देशद्रोही माना जाएगा। और इसके बावजूद भी अब उसको ताकतवर बनाने के लिए फ्रांस के नेता ने उनको सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर यानी एक तरह के तोप दे रहे हैं, लॉन्ग रेंज वाले, और वो उसको भारी मात्रा में दे रहे हैं, फिर से मजबूत बना रहे हैं। यह कहा कि उसके आत्मरक्षा के लिए जब हथियार किसी भी देश के पास जाता है तो पड़ोसी देश के साथ संबंध जरूर बिगड़ता है, गड़बड़ होता है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो नहीं चाहते हैं कि दो देश बड़े प्यार के साथ केवल अपने को छोड़कर रहें और उनके हथियारों की बिक्री खत्म कर दें। बताइए उनका धंधा कैसे चलेगा? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई दाल दलिया तो बेचना नहीं है, उनको तो हथियारों की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उसी को कामयाब बनाना है। अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों के। पहला जो अपडेट है वो है कनाडा से, जो कनाडा हरदीप सिंह निज्जर की बरसी मना रहा है, संसद में मौन रख रहा है, बड़ा उसका हिमायती बनने की कोशिश कर रहा है। वो एक देश की एक आर्मी को जो वहां के सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में काम करती है, ईरान की IRGC को प्रतिबंधित कर रहा है, आतंकवादी संगठन कह रहा है। सर, हाँ, इसकी मांग बहुत पहले से वैसे कनाडा में थी और कनाडियन संसद ने अभी तक नहीं माना था। हालांकि यदि करते हैं तो मैं तो यही प्रश्न उठाऊंगा, तब तुम्हें इजराइल और यहां तक कि यूक्रेन की सरकार के खिलाफ भी यही प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि वह आतंकी काम कर रहे हैं, आतंकी हमले कर रहे हैं और जनसंहार में कहीं ना कहीं से शामिल है, जिसको यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ICC, ICJ सब ने माना हो, तुम रोकने में असमर्थ हो। लेकिन ईरान के खिलाफ इन लोगों का वैसे बाय द वे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो चुका था करीब 10-12 वर्ष पहले ही, और अब जाके इसने माना है। लेकिन अंतर कुछ खास नहीं पड़ेगा कि सिवाय इसके कि ईरान के वैसे अधिकारी जो कनाडा आते हैं हम नहीं आ पाएंगे। यदि कनाडा में हैं ऑलरेडी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, इससे ज्यादा कुछ ये हो नहीं सकता है। जी नहीं, एक चीज जो मुझे लगती है, जैसा यूरोप का एक कल्चर सा दिखता है कि देश को ये कदम उठा दे, बाकी देश भी भेड़ की तरह उधर को चलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? वह बिल्कुल है, साथ साथ अपने देश को दिखाने की कोशिश करते हैं पाश्चात्य देश कि प्रजातंत्र की इन्हें बहुत बड़ा मोह है, प्रजातंत्र के लिए हर काम करते हैं, और वहां मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम चुपचाप कैसे बैठे। जी, अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है अमेरिका से। 40 सांसदों ने जो है एक डिमांड की है और कहा है कि ईरान के तेल कारोबार पर बड़ा प्रतिबंध लगाया जाए, रोक लगाई जाए। यह इस कारण से हो रहा है, ईरान के खिलाफ तो है ही है सब, और चूंकि इनका आधार बनता है कि वो मुस्लिम देश है और इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए भी आधार बनता है। लेकिन यहाँ पे तेल की पॉलिसी यह है कि दोनों के ऊपर बैन होने के बावजूद, यानी ईरान और चीन, इन दोनों के बीच में तेल का आदान प्रदान बहुत जबरदस्त हो रहा है। यानी ईरान से तेल बहुत जा रहा है और खास पोर्ट से होके जा रहा है, जो कि अब ये 40 सांसद कर रहे हैं कि इस पर प्रतिबंध लगाए और इसका जहाज जिस पोर्ट पे जाता है उस पर भी रोक लगाए, उस पर भी यदि कार्रवाई हो सकते करे, जैसे कतर वगैरह जो भी देश है बीच में आते हैं उन सब पे करे। यानी अमेरिका जो है पुलिस के मामले में कनाडा और नेटो के साथ मिलकर पूरी दुनिया में हर जगह अपनी बैठाए रखे कि जहां हम कहेंगे वही काम होगा, नहीं तो नहीं काम होगा। क्या ये अपनी बैठाए रखने के लिए किया जा रहा है, या जिस तरीके से हिजबुल्लाह से ऐसा लग रहा है कि जंग छिड़ जाएगी और हूती जो है बाज नहीं आ रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि सब कुछ ईरान ही कर रहा है, तो इसलिए ईरान को टारगेट करवाया जाए, कहीं IRGC को प्रतिबंध करा दीजिए, कहीं तेल बिक्री पर रोक लगवा दीजिए। कोशिश यही है, क्योंकि इनका कहना है कि ईरान यदि तेल बेचता है, जो पैसे उसको मिलते हैं इससे वह
अस्त्र शस्त्र बनाने में कर रहा है, जिसका कुछ हिस्सा जैसे ड्रोन से यहां तक कि मिसाइल तक रशिया में जा रहा है, बाकी हिस्से जहां तक है हिजबुल्ला और हुतीज हमास को जा रहा है, ये सब हो रहा है। इसलिए जितनी ये कोशिश कर सकते हैं, हालांकि अब इनका प्रतिबंध है, एक लाइन में यह भी कह दूं कि रूस के अगेंस्ट पे जो भी इनका प्रतिबंध है वो तो टाइफस हो चुका है, क्योंकि ब्रिक्स अब केवल 4-5 नहीं 10-12 देशों का और आने वाले बहुत जल्दी में 20-25 देशों का वो एक समूह बनने जा रहा है। और अब तुम जितना भी जोर लगा लो, वह उसका जहां तक ट्रेड है वो तो बढ़ ही रहा है, घट भी नहीं रहा है। ठीक जी। कतर जा रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री। मेरे जहन में 2-3 सवाल आते हैं। क्या वो हमास को लेकर बात करेंगे, क्या वो जंगबंदी को लेकर बात करेंगे, या कतर से बात करेंगे कि भाई जब तू हमास की मध्यस्थता कर सकता है, तालिबान की मध्यस्थता कर सकता है, हमारे लिए भी थोड़ा माहौल बनवा दे अमेरिका से बेहतर? क्या करेंगे वो? ये हर बातें करेंगे। वैसे देखें कि कुछ लोग बड़े दुनिया में घूमते हैं। ये कतर के जब अभी नए ये अभी कार्यवाहक कहते हैं ना, टेम्परेरी रूप में आए हुए हैं इनके विदेश मंत्री, जो पिछले राष्ट्रपति के मरने के बाद से जब हुआ। दूसरा है आपके ब्लिंकन, जब देखो वो घूमते ही रहते हैं। तीसरा हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वैसे हैं, काफी घूमते हैं। चुनाव खत्म हुआ नहीं कि घूमने चले गए। जो भी है विदेश नीति का तय करता है तो उसे कारण गए हैं। तो कतर, इजिप्ट और ये कुछ देश है जो अपने आप को अपनी महत्ता के लिए, इसके साथ साथ इनका ट्रेड का भी काम चल रहा है और यह पूरी दुनिया में आधार बनता है, हब सेंटर बनता है इंफॉर्मेशन का, डिप्लोमेटिक रिलेशन का, जहां अमेरिका के विदेश मंत्री आते हैं, लंदन से भी आते हैं, इजराइल का भी बंदा वहां पर जाता है, इजराइल का जो सीक्रेट सर्विसेज और मोसाद उसके भी हेड जाते हैं, मिलते हैं। ये सब बनते हैं और कहते हैं भैया अब क्या करें। यानी जनता को जितना भी बेवकूफ बनाना है बना रहे हैं, आपस में ये क्या करते हैं उसमें पारदर्शिता नहीं है। हम लोगों को पता नहीं चलता, आम जनता तो भूल ही जाइए। जी। यूएन मानवाधिकार की रिपोर्ट आई है गाजा में हुए 4 हमलों की जांच के बाद, और उसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि एक बार नहीं कई बार इजराइल ने अंतरराष्ट्रीय युद्ध नियमों का उल्लंघन किया और ये एक युद्ध अपराध है। युद्ध अपराध 4-5-6 जगहों पर उन्होंने 6 जगह किया। हालांकि इजराइल ने कहा है कि बिल्कुल गलत बात है, लेकिन उन्होंने खुलेआम कहा है कि जिस तरीके से इन्होंने बच्चों को, सिविलियंस को मारा है, वह साफ नजर आता है कि मारने ही के लिए किया गया है। और यह मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं बल्कि मानव संहार का भी काम कर रहे हैं, जो कि जानबूझकर किया हुआ है। और यह पूर्ण तरीके से साबित होता है, यानी सबसे घृणितम जो काम हो सकता है एक किसी फौज का, वह आज इजराइल कर रहा है और यह उन्होंने लाया है। तो यह तो साफ स्पष्ट दिखता है दुनिया के जनता को, और आपके माध्यम से, जो सोशल मीडिया के माध्यम से है, कम से कम जिस पर ऐसे मसलों पर हम बात करते हैं उससे जितना फॉरवर्ड हो सके करना चाहिए कि आज इजराइल आतंक का के चरम सीमा पर है। मानव के लिए, मानव समुदाय के लिए, समाज के लिए कलंक है, जो बच्चों तक को मार रहा है इसलिए कि आगे वो ना बढ़ सके, उसको पूरा टर्मिनेट यानी नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएनएससी क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, यूएन मानवाधिकार संस्थान क्या करेगा, कितनी अधिकार है क्या नहीं, वह कोई दूसरा देश होता, अमेरिकी और नेटो फौज पहुंच चुके रहते हैं, जैसे लीबिया में हुआ था, कुछ ना होने के बावजूद ये लोग घुस गए थे। ठीक। क्या इसी वजह से अमेरिका ने, यानी कि बाइडेन ने इजराइल को हथियार देने बंद कर दिए हैं और नेतन्याहू इसी वजह से बाइडेन के ऊपर भड़क रहा है? कोई हथियार देने नहीं बंद गए किए हैं। एक बॉम्ब जो 900 केजी का था, है ना, उसको पाउंड में जितना है बोले 1500 पाउंड या आसपास जो होगा, 1600 पाउंड होगा, वो बंद कर दिया है क्षणिक रूप में कह के कि उसका इस्तेमाल मास, मतलब वो केवल पॉइंट नहीं होगा, एक लोकेलिटी को बर्बाद करने के लिए होगा, जैसे कॉलोनी बर्बाद हो जाएगा। उसका इस्तेमाल करने से हमें भय है कि वहां बच्चे और सिविलियन मारे जाएंगे, ऐसे जैसे कि हो नहीं रहा है। बाकी सब तो दे रहे हैं, F-15 तक दे रहे हैं, हर तरह के ये हथियार दे रहे हैं, ड्रोन्स दे रहे हैं, शॉर्ट मीडियम रेंज मिसाइल दे रहे हैं, म्यूनिशन दे रहे हैं। जब दे रहे हैं तो नेतन्याहू क्यों भड़क रहा है बाइडेन के ऊपर? और बाइडेन जो है अपनी मीटिंग कैंसिल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के बयान दिलवा रहे हैं, नहीं जी हम तो दे रहे हैं हथियार। वो दिखाने की कोशिश है, नौटंकी है बच्चे का कि भाई दोनों हाथ में 2 ही लड्डू मिले हैं, खत्म हो जाए तो क्या खाऊंगा, मेरे सामने कटोरा में 4-5 और लड्डू रख दो, और कुछ नहीं है, तमाशा और कुछ नहीं है। वो फ्रांस भी इजराइल को हथियार दे रहा है, ड्रोन दे रहा है। फ्रांस डायरेक्ट ड्रोन तो नहीं दे रहा है, कह रहा है कि मैं वैसे चीज नहीं दे रहा हूं, मैक्रो ने कहा है, केवल वो चीजें दे रहा हूं जिसका वो इस्तेमाल भले ही हथियार बनाने में करे, लेकिन वैसे चीजों में क्या दे रहा है, TSC-4000 IF, यह एक ऐसा है जिसमें GPS भी है और डायरेक्शन तो देता ही देता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो,
और सबसे बड़ी बात है कि केवल 2 kg का, यानी पूरे ड्रोन में जो कुछ 60, 70, 100 kg का है या 200 kg का है, उसमें यदि 10 kg का है तो 8-9 kg जो हथियार लेके जा सकते थे म्यूनिशन, वह नहीं लेके जाएंगे। 2 ही kg, यानी उसके जगह पे आप पूरा बॉम्ब लेके जाएंगे। तो वह जो चिप है या छोटा सा चीज है 2 kg वाला, और इस तरह के अन्य सामान दे रहे हैं कि जिससे ड्रोन बनाने में आसानी होगी, ड्रोन को एडवांस बनाएंगे, एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचेगा, उसकी लेथालिटी या मारक क्षमता बढ़ेगी, वो सारा काम कर रहे हैं। खैर यह तो ओपनली है, छुप के क्या दे रहे हैं हम लोगों को क्या पता जी। लेकिन एक चीज तो क्लियर है ना सर, मानवाधिकार की रिपोर्ट्स आ जाएं, आईसीसी के आईसीजे के आदेश आ जाएं, यूएनजीए कोई प्रस्ताव पास कर दे, यूएनएससी से कोई प्रस्ताव पास कर दे, दुनिया भर की मीडिया तस्वीरें तमाम सोशल मीडिया और मैनस्ट्रीम मीडिया दिखाता रहे, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अभी भी उसे हथियार देके बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गौरवान्वित हो ना हो, बिलियंस एंड अरब खरब डॉलर में पैसे कमा रहे हैं, और जो इनके जितने भी चमचे हैं, चाहे पक्ष विपक्ष के नेता हो, या अभी हमने संतों और गुरुओं की बात की वो सब हो, या टॉप जो प्रशासन और पुलिस का अधिकारी हो, मिलिट्री, वह मजे में है, वह बड़े आनंद से रह रहा है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष यह है जो दुखदाई है, और हमें समझना चाहिए कि हम लोगों की एकता बिल्कुल कमजोर पड़ गई है, और हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, और हमारे सामने कोई भी विजन नहीं है कि हम इससे कैसे मुक्ति पाए। बहुत बड़ी बात आपने की है। 1925 से शुरू हुआ था आरएसएस, 100 साल में यहाँ तक पहुंचा, और हम लोग सोचते हैं कि बस एक चुनाव में जम के वोट दे दिया और बीजेपी जो है 240 पे सिमट गई। बहुत बड़ा काम कर दिया। सैकड़ों साल मुसलसल लगे रहना पड़ता है, तब जाकर बदलाव होता है, वरना हालात ज्यों के त्यों रहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकी से आपने नजर डाली, तमाम चीजों पे रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।